लेकिन उसकी माँ को बहुत कुछ चाहिए था। हर एक फेस्टिवल में उनको ये चाहिए था कि हम 6 ड्रेसेस चाहिए, उनको एक गोल्ड का सेट चाहिए उनके फेस्टिवल में। अच्छा। और दोनों को चाहिए, वाइफ को भी चाहिए, उसकी मदर इन लॉ को भी चाहिए। जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे निकिता ने, उसमें ये सब कहा था कि उनके पिताजी की जो मौत है वो इस वजह से हो गई कि डाउरी डिमांड हुई थी, और उन्होंने अननेचुरल सेक्स का भी इल्जाम लगाया था। ये रीता कौशिक जी जो हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो उनके कोर्ट में ऐसा सिस्टम है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड करेंगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा। दिस इज द जुडिशियल पावर कि उनका मन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ओके। और हमारी कंट्री में मोदी जी डिजिटलाइजेशन के नाम पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका पीट चुके हैं कि भाई हम यूपीआई में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में। आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया उसने? 498 क्रूएल्टी मैंने किया है। कैसे क्रूएल्टी किया? अब ये तो जज बताएंगे ना, वहाँ पे जो बैठी हुई जज हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे मैंने क्रूएल्टी किया। 498 नहीं लगाया, बस बोल दिया इन्होंने भी क्रूएल्टी किया है। जी। कितने केसेस इन्होंने टोटल अतुल के ऊपर डाले? 9 केसेस मेरे भाई ने बताए हैं। वो 9 केसेस मेरे भाई के ऊपर डाल दिए गए थे, कुछ उसमें से विड्रॉ कर दिए गए थे, और कुछ केसेस जो हैं वो एज इट इज चल रहे थे। तो उसको उसके पास था एक सपोर्ट सिस्टम, उसको गाइडेंस भी मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि where did it all weigh so heavy on him कि उसको ये लगा कि नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? What drove him to this step? आपने कभी एनालाइज किया हो तो आपको क्या लगा विकास भैया? नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द एकम न्याय शो। Thank you so much for all the support and love that you're extending to this show. I really hope कि जो भी हम कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए मीनिंगफुल है, आपको कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में मदद कर रहा है। We cover a spectrum of men's issues, and a very disturbing part of men's issues today is the rising number of suicides by men. 9 दिसंबर 2024 को एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सुसाइड हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके थे जहां पे किसी शादीशुदा पुरुष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के द्वारा प्रताड़ित होने की वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे के पूरे भारतवर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के समय पे पुरुषों के साथ किस तरह अति हो रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आज जो हमारे साथ हैं वो हैं विकास भैया। वो अतुल सुभाष के ब्रदर हैं। भैया बहुत शुक्रिया आपका हमारे को ज्वाइन करने के लिए। विकास भैया, मैं एक बहुत ही दर्दनाक जो आपके परिवार के साथ हुआ वहां से नहीं शुरू करूंगी, वहां से शुरू करूंगी जहां से प्यारी मेमोरीज हैं। तो अतुल के बारे में कुछ बताइए कि अतुल कैसे इंसान थे और क्या उन्होंने पढ़ा, कहाँ पे वो पले बढ़े और क्या थी उनकी लाइफ की जर्नी? मैम, बचपन तो हमने दोनों भाई ने साथ गुजारा है। क्लास 10 तक आप बोल सकते हो। बीच में 1-2 साल के लिए उसे हॉस्टल के उसमें भेजा गया था, विकास विद्यालय रांची में। वहाँ उसने पढ़ाई करी थी, IAS 1 ईयर पढ़ाई करी थी। उसके बाद फिर से वो मेरे साथ ही क्लास 10 तक पढ़ाई किया है उसने। कितना डिफरेंस है आप दोनों में? 1.5 साल का डिफरेंस है सर। अच्छा, बस 1.5 साल का डिफरेंस? 1.5 साल का डिफरेंस है। तो हमने बचपन में खेलने से लेके और सब कुछ साथ में किया है। मतलब इवन घर के बाहर हम लोग खेलते थे, क्रिकेट, बैडमिंटन साथ में खेला है हमने, पढ़ाई साथ में करी है। मेरे से बहुत ब्रिलियंट था बचपन से पढ़ाई करने में। मतलब अगर रैंक्स की बात करें तो टॉप 3 में आना एकदम कंपलसरी था उसका। कभी अपने रैंक से वो पीछे नहीं हटा। मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा तेज़ था पढ़ाई में। मैथमेटिक्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 ही आते थे लगभग क्लास 10 तक। और उसके बाद फिर वो बोकारो गया पढ़ने के लिए, बोकारो स्टील सिटी। वहाँ पे उसने क्लास 12 करी है। 12th में उसके कंप्यूटर साइंस में 97 ऑल ओवर बोकारो स्टील सिटी में सबसे ज़्यादा थे कंप्यूटर साइंस में।
उसका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तभी से उसने कंप्यूटर साइंस के लिए वो गया था। और वहाँ से उसके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे कंप्यूटर में कि उसे सारी चीज़ें कंप्यूटर के पीछे ही करनी ही थी। फिर उसने पढ़ाई करी कोटा जाके फिर उसने AIAAA के थ्रू पुणे में उसका एडमिशन हुआ कॉलेज में। वहाँ उसने पढ़ाई करी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद वहीं उसके कैंपस सिलेक्शन हो गया था बैंगलोर में ही। तो पहली जॉब उसने बैंगलोर से स्टार्ट करी थी। फिर वो गुड़गांव आया, गुड़गांव के बाद फिर दिल्ली में जॉब किया, फिर वापस से बैंगलोर गया। तो जब दिल्ली में था तो फिर दिल्ली में भी हम दोनों भाई साथ में ही रहते थे। करीब 2 साल करीब हमने साथ रहे हैं यहाँ भी, जब उस टाइम पे मैं अपनी CA की पढ़ाई कर रहा था। फिर बैंगलोर जाने के बाद 1-2 साल के बाद उसके शादी का फाइनलाइज हुआ था। उसने खुद अपने शादी.com से फाइनलाइज करी थी शादी की। तो मेमोरीज हमारी तब से लेके आज तक जो है वो इतनी रही है कि भूलना असंभव है मेरे लिए तो, खासकर क्योंकि हम दोनों भाई साथ में ही सब कुछ ही साथ किए हैं लगभग। सोते भी साथ थे और उठते भी साथ थे, स्कूल भी साथ जाते थे। तो यहाँ तक की हमारी मेमोरी रही है। कब हुई शादी अतुल की, और जब स्टार्टिंग में आप पहली बार निकिता से मिले होंगे या पता चला होगा कि हाँ यहाँ फाइनल हो गया है, तो उस टाइम की कुछ यादें? 2019 में जनवरी के 26 तारीख को ये मुझे पता चला था कि निकिता सिंघानिया से शादी होनी है। 26 जनवरी को हम दिल्ली में ही साकेत के मॉल में सेलेक्ट सिटी वॉक में उनके फैमिली से मिले थे, जिसमें हम लोगों के फैमिली में फादर मदर भी आए थे बिहार से। उन्होंने देखा था तो, क्योंकि भैया की बात जो है वो शादी.com से फाइनलाइज लगभग वो मैसेज में हो ही जाते हैं लगभग। तो हमारे फैमिली का ये था कि अगर तुम्हें ठीक लग रही है तो फिर ठीक है, तो क्योंकि ये डिसीजन ऐसा है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। वंस यू विल गेट मैरिड देन आपको उसी के साथ रहना है, सब कुछ उसी के साथ रहना है। तो आपको सब कुछ जो भी चीज़ें पूछनी है या देखनी है सब कुछ आप देख लो। तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ मेरी बात हुई है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा जो नेक्स्ट डे था कि फाइनल होने के बाद जो फल वल और ये सारी चीज़ें चेन वेन दिया जाता है लड़की को रोकने के लिए, वो उस टाइम पे जिस जगह पे उन्होंने हमें बुलाया था तभी मुझे लगा था कि ये जो जगह है या फिर इन्होंने जो फाइनलाइज किया है वो अप टू द मार्क नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं या मारवाड़ियों में जैसा होता है वैसा। तो मैंने भैया को बोला था कि भैया ये तो बड़े अजीब जगह लेके आके हमें ये सारी चीज़ें किए हैं, तो एक बार ऐसा ना हो कि शादी में कुछ दिक्कतें करें ये लोग एज सच, तो एक बार बात कर लेने के लिए। तो भैया बोलते नहीं वो बात कर लेंगे हम, लड़की ठीक है तो उनकी फैमिली वालों से क्या ही करना है हमें। तो ये चीज़ें होने के बाद फाइनलाइज हो गई थी। फिर भैया ने तब तक हम लोगों ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था अनलेस एंड अनटिल कि भैया ने बोला कि भैया ने पब्लिश किया कि फ़ोटोज़ उसके साथ जो थे वो फ़ोटोज़ डाले, तब हम लोगों ने अपने फैमिली में बताया कि हाँ हमने फाइनलाइज कर दिया है। और फिर भैया के ऊपर जो भी चीज़ें इनकी मदर जो बात करती थी वो भैया के थ्रू बात करती थी, या इनके फैमिली वाले भैया के थ्रू बात करते थे रैदर देन कि मेरे फैमिली को डायरेक्टली इन्वॉल्व होके। अच्छा। जो भी चीज़ें बात करती थी वो पहले भैया को फ़ोन करती थी, भैया फिर हमें बताता था। अच्छा। या पापा को बताता था, ना कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते थे उसकी फैमिली वाले? उसके फैमिली वाले। क्योंकि मेरे भैया का पैकेज भी उस टाइम पे वो मंगा के देखा गया था जिस टाइम पे ये फाइनलाइज हो गई थी। तो उस टाइम पे इसके कोई बैंगलोर में रिश्तेदार रहते हैं। उन्होंने पता लगवाया था कि मेरा भाई कहाँ काम करता है, वहाँ का सैलरी स्लिप मंगवा के देखा गया था। अच्छा। तो सैलरी स्लिप मंगवा के भी देखा गया था। तो हम लोगों ने भी दिया था इस वजह से, क्योंकि फेक चीज़ें बहुत चलती है लड़कों के साइड से भी। हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हम जेन्युइन थे। तो हमें जो भी चीज़ हम बता रहे थे वो सब सही था और हमने वो एविडेंस प्रोड्यूस कर दिए कि सैलरी स्लिप ये है हमारी। फिर हमने बोला था, मतलब खासकर मैं बोला था कि जो भी शादी होगी वो ठंड में करना, गर्मियों में नहीं। कि मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कम्यूट करने में और बाकी सारी चीज़ें। तो क्योंकि जो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, बिकॉज कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों थी वो चीज़ें भी बाद में पता चली मुझे होने के बाद। ये सारी चीज़ें पहले पता नहीं थी कि क्यों जल्दी करवाया गया। वो जल्दी इसलिए करवाया गया, 26 अप्रैल करवाया गया उसको, जो कि प्योर गर्मी की टाइम थी। और उस टाइम पे मोदी जी का वाराणसी दौरा भी था जिस दिन शादी थी। 26
अप्रैल 2019 मोदी जी का वाराणसी में उनका नॉमिनेशन फॉर्म साइन होना था और वो वहाँ पे थे उस टाइम पे। तो हमारे लिए कम्यूट करना भी बहुत मतलब एक हेक्टिक टास्क था कि मैं वाराणसी लेके जाएं सभी लोगों को। ना कोई हमें बस मिल रही थी अरेंज होने के लिए, ना कोई गाड़ी वाले जाने में, क्योंकि गाड़ी भी सबमिट हो जाती है आई गेस उस टाइम पे। तो गाड़ी भी ले जाना मुश्किल था। फिर हमने ट्रेन में कोचेज वोचेज में टिकट्स बुक करा के सारे लोगों को लेके गए थे। और ये चीज़ें जल्दी इसलिए करवाई गई थी क्योंकि इसके फादर जो है वो हार्ट के पेशेंट थे और एम्स के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इनकी टाइम कम है। तो शादी जो है वो इस वजह से उन्होंने जल्दी करके ये भी चीज़ें भैया को बता के ये सारी चीज़ें करवाई गई कि जल्दी कर दें शादी। जो भी एक्सपेंसेस होने थे हमारे और उनके, उसमें 50-50 पहले बोल के किया गया कि ये 50-50 एक्सपेंसेस है। हमने उस बात पे भी एग्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होटल का खर्चा होगा उसमें 50-50 होगा। और इसके एविडेंसेस भी हमारे पास हैं। जो होटल HHI में शादी हुई थी वाराणसी में, उसमें जो रूम के बुकिंग्स के जो रेट थे उसमें 50% पैसा जो भैया ने दिया है वो बाई अकाउंट दिया है और उसके एविडेंसेस हैं हमारे पास। फिर शादी होने के बाद ये 2 दिन गई हैं बिहार में 2 दिन रहने के बाद जो है ये बैंगलोर के लिए निकल गई। तो मेरी मुलाकात तो इनसे सिर्फ 2 दिन के लिए। तो ये निकिता कहाँ पे काम करती थी शादी के समय? दिल्ली में कोई प्राइवेट कंपनी में काम करती थी पहले। काम करती थी। इनका क्या बैकग्राउंड है? इन्होंने क्या एजुकेशन में किया हुआ है? इन्होंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन है इनका। अच्छा। और उसके बाद फिर इनका MBA। ओके। तो MBA करने के बाद शादी की हुई है। और जो MBA की है उसमें भी इनके पास लोन था 8 लाख रुपए का, जो कि हमें नहीं बताया गया। वो शादी होने के बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो पता चला कि इसके ऊपर 8 लाख रुपए का एक लोन भी है। तो इनकी माँ जो है वो कहती हैं कि 8 लाख रुपए आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो आप चुटकियों में चला सकते हो। तो हमने नहीं बताया तो क्या हो गया? अगर आप किसी को भेज रहे हो, किसी लड़की को भेज रहे हो, तो उसकी सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। 8 लाख रुपए का लोन हम अपने सर पे क्यों दें? अगर वो कमा रही है तो अपने कमाए हुए पैसे पे दे। या हस्बैंड से लेके वो 1 मिनट में लोन उतारना है, ये उसकी माँ कह रही है। तो इस बात पे मेरे भाई ने गुस्सा हुआ था। वो बोला था कि आपको बताना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया हमें। फिर जब वापस बैक में आता हूँ, जब वो यहाँ से बैंगलोर चली गई उसके बाद वो कभी बिहार नहीं आई है। अच्छा। आज तक कभी बिहार नहीं है, ना मेरे फादर साहब कभी गए हैं बैंगलोर। तो मेरा और फादर का जो रोल है वो इतना रहा है कि मैं 2 दिन वहाँ बिहार में मिला हूँ उनसे, जब उस दिन शादी होके आई है तब। और फादर जो है वो भी 2 दिन वहाँ पे मिले। उसके बाद इनके फादर की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उस टाइम से पहले मतलब ये हमें नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी। और जिस दिन हम लोग जा रहे थे मतलब मेरे फादर और मदर जा रहे थे वहाँ पे किसी चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे उनको अचानक से कुछ अटैक आया या कुछ आया तो उनको एडमिट करा दिया गया और वहाँ पे फिर उनकी डेथ हो गई। ये चीज़ें फादर के ट्रेन पे चढ़ने के बाद हुई थी ये सारी चीज़। अच्छा। कि अटैक आया था, उनको ले जाया गया, फिर ये सारी चीज़ें। डेथ होने के बाद फिर पापा 1 दिन के लिए रुक गए इस वजह से कि ये सारी चीज़ें होने के बाद ही अब आगे हैं तो फिर जाना उसी टाइम जाना अच्छा नहीं है, तो अगले दिन रुक के जाए। तो अगले दिन तो टोटल मिला के मेरे फादर साहब 4 दिन उसके यहाँ रहे। 2 दिन उस दिन जिस दिन घर पे आई थी वो, और 2 दिन उन्हीं के घर पे जौनपुर में रुके थे। इसके अलावा मेरे फादर से कभी आज तक कोई इंटरेक्शन नहीं है फेस टू फेस। इसके अलावा अगर आपको बताऊं मैं, तो इनकी फैमिली जब केसेस डाली है तो उसमें अपने फादर को भी वो नहीं छोड़ी। अपने फादर की मौत का भी जो चीज़ें हैं वो मेरे भाई के ऊपर लगाई, 302 का केस। और ये चीज़ें 2019 में ही शायद उसके फादर एक्सपायर कर गए थे। और वो केस जो डालना शुरू किए 21 के एंड में या 22 के स्टार्टिंग में, आई गेस 21 के एंड में स्टार्ट किए केसेस। हम लोग आएंगे वहाँ पे। अभी हम लोग शादी की ही वो करते हैं। तो 2019 में शादी हुई और उसके बाद थोड़े ही दिन में वो लोग बैंगलोर चले गए और वहाँ पे अतुल पहले से ही रहते थे और उनके साथ निकिता ने ज्वाइन किया या इन्होंने अपना कोई घर साथ में लिया? और
भैया पहले से ही जिस जिस घर में रहता था उसी में इन्होंने ज्वाइन किया, अलग से कोई घर नहीं लिया गया। और मेरे ख्याल से इनकी शादी के शायद 3-4 महीने बाद ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ। तो ठीक है। तो इसकी इनके फादर की डेथ हुई तो उस टाइम पे ये दोनों के दोनों बैंगलोर में ही थे। नहीं, इसकी वाइफ जो है वो किसी पूजा की वजह से या फिर किसी की वजह से यहाँ थी। अच्छा। और फिर भैया आया था अच्छा। इसको लेने के लिए, तो आई गेस तो उस टाइम पे हुई थी। ओके, ठीक है। तो पहली बार जब इसके फादर की भी डेथ हुई तब तक भी दोनों फैमिलीज की आपस में ठीक थी, मतलब कोई सब कुछ ठीक ऐसा था। कोई आर्ग्यूमेंट था? कोई कुछ भी नहीं था। हमने जो शादी हुई थी उसमें पैसे की अगर बात करें तो हमारा सब कुछ 50-50 पहले से अरेंज था। हमने सब कुछ ओके करके चले थे कि 50% आपका है तो 50% हमारा है। और कोई आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी? कोई कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे भाई की सैलरी जब इन्होंने देखा था उस टाइम पे सैलरी मेरे भाई की करीब 20 से 30 लाख रुपए के आसपास थी। तो इन्होंने सारी सैलरी वैली सब कुछ मंगा के देख चुके थे ये लोग। ओके। तो उसके फादर की जब डेथ हो गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अतुल उनके रिचुअल्स का पार्ट वगैरह सब थे दोनों फैमिलीज में? कोई ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं थे? फिर कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ इनका डिस्प्यूट शुरू हुआ और किस वजह से शुरू हुआ विकास भैया? मैम, जब आपको मैं बताता हूँ 2020 में एक बेटा हुआ, 21 में कोविड के दौरान जो है इसको कुछ मतलब ये लोग वहीं पे रह रहे थे। अच्छा, 2020 में बेटा हुआ था, बेटे की का भी जन्म हुआ। हाँ। और उस टाइम पे भी बहुत सब कुछ तो फैमिली ओके था। बहुत खुश होगी उस टाइम पे। हाँ, मतलब हमारे लिए तो ऐसा था कि हमारे फादर के बाद जो है वो पहला सेलिब्रेशन जो है वो मेरे भाई की शादी थी। मतलब मेरे होने के बाद मेरे फैमिली में मेरे होने के बाद जो है वो सबसे पहला सेलिब्रेशन जो था वो एक बड़ा सेलिब्रेशन जिसको कह सकते हैं, वो एक मेरे भाई की शादी थी। दूसरा सेलिब्रेशन ये था कि उसको बेटा हुआ था। तो उस टाइम पे भी इसकी मेरी मदर तो बहुत वहाँ पे गई थी उसका देख रेख करने के लिए, 3 महीने करीब रही वहाँ पे भी। मेरी मदर के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती थी ये। इवन वहाँ के जो कुक हैं वो भी आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इनका क्या लैंग्वेज था या ये कैसे बोलती थी कुक को। और मेरे भाई ने सारे अरेंजमेंट कर रखे थे, 3-3 कुक रहे, मतलब 3-3 जो है वो स्टाफ रखे हुए थे घर पे, तो इनको कुछ करना भी नहीं पड़ता था। और उस टाइम पे काम कर रही थी निकिता कि नहीं कर रही थी? वर्क फ्रॉम होम चल रहा था इनका। अच्छा। क्योंकि निकिता ने वो ट्रांसफर ले लिया था बैंगलोर। अच्छा। और शायद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम पे 2020 में। और फिर इनकी जॉब भी चली गई थी। वो इस वजह से चली गई थी क्योंकि ये लेट पहुंचती थी ऑफिस, हर रोज लेट होती थी। क्योंकि रवैया ठीक नहीं था इनका जाने आने का, अपना टाइम कोई टेबल नहीं था, तो ऑफिस लेट पहुंचती थी। तो जो ऑफिस के जो मैनेजर था उसने ये प्रेगनेंसी का कि आप प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से हम आपको निकाल दे रहे हैं ऑफिस, ये एक बहाना देके इसको इस क्लॉज पे उन्होंने निकाल दिया था। अच्छा, ओके। तो ये फिर उस टाइम से जॉबलेस थी, जॉब नहीं करती थी, घर पे रहती थी। और इनकी मदर से हर रोज़ जो है वो करीब 4 घंटे 5 घंटे जो है हर रोज़ बात होती थी फ़ोन पे उस टाइम पे। तो इनकी माँ जो भी सिखाती होंगी इनको वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करती थी। फिर मतलब मेरे भाई ने अरेंजमेंट ऐसे कर रखा था कि इनको उसके बाद भी कुछ करना नहीं पड़ता था। एक कुक आता था जो खाना बनाता था बेटे के लिए, उसने 12 घंटे के लिए एक भाई को बुला के रखा हुआ था जो बेटे को देखती थी। एक ऐसा था जो साफ सफाई और ये सारी चीज़ें करती थी, जो एक मैन कर सकता है एक अपनी वाइफ के लिए। वो सारी फैसिलिटीज़ दे रखा था क्योंकि वो इतना कमाता था, इतना सब कुछ करता था, तो वो अरेंज कर रखा था सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए था मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी माँ को बहुत कुछ चाहिए था। हर एक फेस्टिवल में उनको ये चाहिए था कि हम 6 ड्रेसेस चाहिए, उनको एक गोल्ड का सेट चाहिए उनके फेस्टिवल पे। अच्छा। और दोनों को चाहिए, वाइफ को भी चाहिए, उसकी मदर इन लॉ को भी चाहिए। क्योंकि और इसके फादर नहीं थे और इसके फादर का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता था। 6 महीने चलते थे, 6 महीने जो है पैसे वसूलते थे जिसको जिसको इन्होंने बिजनेस में दिया है सामान। तो इनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता था, शायद अभी भी नहीं चलता है। और इसके भाई भी, ऐसा अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि इनका भाई भी कुछ ज्यादा करता नहीं था, कुछ नहीं करता था और बस दुकान पे बैठता था। और सब लोग इसको नालायक ही समझते थे, उसके घर वाले भी, उसके घर वाले उसको नालायक ही समझते थे। तो इसका भाई को बोला गया कि, मतलब मेरे भाई को बोला गया कि इसको भी कहीं आप बिजनेस करवा दो या कुछ करवा दो, आपके पास तो इतना पैसा है।
या आप इतना पैसा कमाते हो तो इसको भी कहीं आप सेट कर दो। तो इसकी मदर इन लॉ ने जो है ऑप्शन दिया कि एक क्लाउड किचन जो है वो आप अपने बैंगलोर के हाउस में खुलवा दो इसके लिए, उसमें अच्छा। इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए। अच्छा। तो और ये वहीं रहेगा, वहीं पे अपना स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पे जो है वो खाना बेचेगा। तो मेरे ब्रदर ने मना कर दिया। तो वो क्या कुक था? कुक नहीं था वो, अच्छा, वहाँ उसने पे बनवा क्लाउड देता किचन क्लाउड खुल किचन अच्छा खोल के, क्लाउड और ये किचन सारी खुलवा दो। हाँ, ओके क्लाउड ओके। किचन में इन्वेस्टमेंट आपका होगा अच्छा, और वहाँ से वो पैसा ये बिजनेस करेगा। कमाएगा। हाँ, ओके। तो इसका जो है वो सेटलमेंट मतलब यहाँ पे सेट हो जाएगा वो। तो उनका प्लान ही ऐसा चल रहा था। तो भैया ने मना कर दिया इस चीज़ की। उस बात पे भी वो कहती हैं कि तो फिर इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ, तुम इतना पैसा कमाते हो तो किस बात के लिए कमाते हो, खर्च नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। बार बार जो है उनको ये बताया जाता था कि जौनपुर में एक फ्लैट वो खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, कोई जगह खरीद लो, किस खुशी में? कि तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा। और वो इन्वेस्टमेंट वो के लिए जौनपुर में खरीदे वो? जौनपुर में खरीद लो। अच्छा। या फिर जब भैया नहीं कह रहा था, भैया कहता था कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है, तो फिर कहती थी कि बैंगलोर में ही खरीद लो। एक कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी वो रेट कम में खरीद लो, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज के ऑप्शन देते थे जौनपुर में। वहाँ से प्रेशर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। प्रेशर तो और भी तरीके से स्टार्ट कर रहे थे ये लोग। एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर क्लाउड किचन के लिए बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, फिर पैसे की डिमांड जो है वो शुरू होने लगी, क्योंकि इनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। तो ये मेरे भाई से पैसे लेते थे और उसकी वाइफ जो है वो वहाँ बैठ के इसकी मदर उसको सिखाती थी, वो वहाँ बैठ के भैया के ऊपर प्रेशर बना के जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करवाती थी, क्योंकि उसको पता था कि भैया के पास कितने वेल्थ हैं या कोई कितना पैसा कमाता है वो। तो इस वजह से जो है वो अपना पैसे का जो है वो ट्रांसफ़र करवाना या फिर मुंह फुला के बैठ जाना घर में। तो इस वजह से वो पैसे ट्रांसफ़र करवा के उससे प्रेशर बनवा के जो है वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देते थे। फिर ये होने के बाद, ये इंस्टेंसेस होने के बाद जो है वो 2021 में अगर पहुंचते हैं हम, 2021 में कोविड के दौरान जो है वो ऐसा हुआ कि ऐसा अपने आप को दिखाई कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो मेरे भाई ने उसे लेके, और मतलब सोचा कि यहाँ पे भी कौन देखेगा, अगर मैं इसको करूँगा तो हो सकता है मुझे कोविड हो जाए तो बच्चे को कौन देखेगा। तो इसके लिए हम लोग किसी को बुलाते हैं। तो इसकी मदर, क्योंकि ये उसको बोली कि मदर को बुला लेते हैं हम, वो देख लेंगे। तो मेरे भाई ने टिकट बुक करके इसकी मदर को वहाँ बुला लिया कि बच्चे की देख रेख ये करेगी, तब तक अगर कोविड हुआ हो इसे तो इलाज हमें मुझे देखना है, करवाना है। तो लेके गए, अगले दिन पता चला, टेस्ट करवाया गया कि कोविड का, तो कोविड निगेटिव आया, कोविड नहीं था इनको। अच्छा। फिर भी ऑक्सीजन लेवल पता नहीं कैसे कम हुआ, तो इनके ही फैमिली में कोई रिलेटिव इनके जो है कोई डॉक्टर हैं, उन्होंने सजेस्ट कर दिया, जो भी जितनी भी दवाइयाँ थी वो सजेस्ट कर दिया इन्होंने। तो उस टाइम पे कोविड की दवाइयाँ मिलती नहीं थी। तो कहीं कहीं जाके कोई दवाई मिल गई, 2 दवाइयाँ मिल गई किसी स्टोर पे। फिर मतलब ऐसे करके एक हफ्ते में वो सारी दवाइयाँ कंप्लीट हुई। भैया ने वो सारी दवाइयाँ कोविड के टाइम पे जाके बाइक से जाके लेके आते थे, दवाइयाँ अरेंज कर दिया सारा। तो इनका फर्ज बनता ही था कि दवाई लाया गया है तो खाया जाए उसको। ये और उसकी माँ मिलके बैठ के बातें करती रहती थी, दवाई टाइम पे नहीं खाती थी। भैया ने रिमाइंडर लगवा दिया कि अगर तुम दवाई नहीं खा पा रही हो, भूल जा रही हो, तो तुम रिमाइंडर लगा लो। रिमाइंडर फ़ोन में है, फ़ोन बजेगा तो उठ के दवाई खा लो। वो रिमाइंडर लगवाने के बाद वो दोनों बैठ के बात करती रहती थी, रिमाइंडर बंद कर देती थी, दवाई नहीं खाती थी। तो ये बात देख के जो है वो भैया गुस्सा हुआ होगा कि तुमको मैं दवाई ला के दिया हूँ, तुम दवाई नहीं खाती हो। तो इसकी माँ को लग गया खराब। अच्छा। और इसकी माँ जो है वो इसको कहती है कि आप अभी के अभी टिकट बना दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने प्रेशर करके वो टिकट भी बनवाया गया। जबकि भैया ने फिर जब जा रही थी ये, तो उसको फ़ोन पे बोला भी है कि मतलब जो सॉरी बोलने वाली चीज़ें होती हैं वो उसको बोला गया है। तो सॉरी बोलने के बाद भी वो आई नहीं, लिखी कि अभी हम एक बार के लिए जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट है उसका। और वो सारा सामान जो है वो अपना पैक करके लेके चली गई। ये प्री प्लान था उन दोनों का पहले से ही। सारा सामान पैक करके चली सारी सामान पैक करके ले गई। वाओ। और इसके लिए जब जाने के वो आ नहीं रही थी यहाँ भैया के बुलाने पे भी, तो वो कहती है कि उसकी मदर कहती है कि जब तक तुम यहाँ के हमारे सारे फैमिली वालों के सामने माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक हम अपनी बेटी को जाने नहीं देंगे। तो भैया ने बोला ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो आपके पूरी फैमिली के सामने जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुझे आके, और अगर माफ़ी भी मांगनी पड़ी मुझे आगे
तो मैं माफ़ी मांगने के आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप वो फैमिली के जितने फैमिली वाले हैं उनको मैं फिर इसके जो है और आपके जितने कारनामे हैं आप लोगों के वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है। तो फिर हम माफ़ी मांगेंगे, पता चलेगा ना कि उनको किसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस बात पे फिर जो है वो बहस करने लगी उसकी मदर और इसकी वाइफ कि नहीं हमें तो ये है वो है। फिर मेरे भाई ने पैसे जो दे रखे थे वो बोले कि भाई मुझे पैसे वापस दो, मुझे कुछ काम है या मेरे फादर को चाहिए, ऐसा करके उसने पैसे मांगे। कितने पैसे दे दिए थे अतुल ने बाय दिस टाइम? 19 से 20 लाख रुपए उसके पास थे। ये ट्रांजेक्शन है बैंक के ऑन रिकॉर्ड। एक इंसान जो अपनी वाइफ को और उसके फैमिली के जो भी, जैसे अभी आपने सुना कि उसका ब्रदर शायद कुछ करता नहीं था और उसको वो सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, एक फैमिली में जहां वाइफ ऑलरेडी अपने हस्बैंड से 20 लाख रुपए ले चुकी है ऑन रिकॉर्ड, वाइट ट्रांजैक्शन है, वाइट ट्रांजेक्शन वाइट क्योंकि मेरे भाई की सैलरी है। अतुल जिस तरह का इंसान था वो कुछ सब कुछ ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड करता था, तो आई एम श्योर प्रूफ्स तो दुनिया भर के होंगे। बट वो मोहतरमा फिर डाउरी के केस में ये कहती हैं कि उससे 10 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही थी। मतलब जिस लेवल का स्टोरीज बनाई जाती हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, ये उसका बिल्कुल उदाहरण है कि कैसे पति दे रहा है पत्नी को उसके परिवार के लिए इतने लाखों रुपए, लेकिन फिर बाद में पत्नी बोल रही है कि वो उसको तो डाउरी मांगी गई थी। अब बताइए आगे। देन ये 20 लाख रुपए उसकी वाइफ की माँ, मतलब उसकी सास के और उसके सास के जो बिजनेस है उसके अकाउंट में डाला गया है। अच्छा। और वाइफ के अकाउंट में अलग से पैसे हैं जो उसने डाले हैं, उसके भी रिकॉर्ड्स हैं। वो 20 लाख के अलावा है। ओह, 20 लाख रुपए तो उनकी माँ और उसके माँ के जो बिजनेस हैं उस अकाउंट में डाले गए। उसके अलावा वाइफ के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे के ट्रांजेक्शन किए गए। तो ये तो एक्चुअली में मतलब अतुल को बिल्कुल एटीएम की तरह पहले से ही इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वाइफ थी तो लोग ये सोचते हैं कि हमारा रिलेशन खराब ना हो, और एक मेन को एक सोशल में आने में इतनी सारी चीजें होती है, उसको ऐसा लगता है कि हम सोशल में जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। मेरे फादर की रेपुटेशन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, तो भैया को ये भी था कि मेरे फादर का रेपुटेशन क्या हो जाएगा, क्या और बोलेंगे इंसान लोग। सोचता भी नहीं है इतना विकास जी कि फैमिली है, पत्नी है, बच्चा है, तो कोई इंसान सोचता है कि जब तक घर में रहे बातें तब बिल्कुल। तक कोई अपनी चीजें जो है वो इस चीज से रिलेटेड जो है वो घर पे बातचीत नहीं करता है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी थे वो हमें बाद में पता चली हैं। मतलब इवन मेरे भाई को ऐसे कर दिया गया था कि एकदम अपने तरफ ही रखना है, मतलब हम तीनों से अलग कर दिया गया था कि वो सारी चीजें उनकी हमारे फैमिली में पता ना चले। क्लासिक केस है ये कि आदमी को उसके खुद के परिवार से बिल्कुल अलग कर दो ताकि आप उसको कठपुतली की तरह नचा सको जिस भी तरह। वो अतुल ने किया नहीं, तो प्रॉब्लम जब वो चली गई वहां से और ये सारी चीजें जब हुई तब हमें ये पता चला कि इतनी सारे पैसे जो हैं उसकी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए हैं। तो फिर पैसे मंगाए गए और जैसे ही पैसे इन्होंने डाले भैया के अकाउंट में वापस से, इन्होंने सारे के सारे केसेस डालने शुरू कर दिए। और एमबीए ग्रेजुएट और ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर 302 के केसेस लगाए जाते हैं, जो कि उसके फादर 2019 में एक्सपायर कर गए थे, उसका केस जो है वो लगा रही है 2021 में जाके 302 और 377 और इतने सारे केसेस जो उस वीडियो में आप देखे होइएगा। केसेस के नंबर्स हैं 9 और 10 केसेस फाइल किए गए हैं। सो मैं ऑडियंस को बता दूं कि जब एलिगेशंस लगाए गए तो एक कंप्लेंट दी जाती है। जब एफआईआर कोई भी महिला करती है पुलिस स्टेशन में तो एक कंप्लेंट दी जाती है और उसमें जिस तरह की एलिगेशंस होती हैं उसके हिसाब से पुलिस जो है फिर एफआईआर करती है। जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे निकिता ने, उसमें ये सब कहा था कि उनके पिताजी की जो मौत है वो इस वजह से हो गई कि डाउरी डिमांड हुई थी, और उन्होंने अननेचुरल सेक्स का भी इल्जाम लगाया था। लेकिन एफआईआर जो फाइनली हुई, क्योंकि अननेचुरल सेक्स का कोई एविडेंस नहीं था और जो ये अपने पिता की मौत का जो इनको जिम्मेदार ठहरा रही थी वो जाहिर सी बात है कि वो उनकी जो दिल की बीमारी थी उसकी वजह से मौत हुई थी। तो ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एफआईआर में ऐड नहीं किए गए थे। लेकिन जब कोई इंसान कंप्लेंट पढ़ता है किस तरह की, तो उसको हैरानी और परेशानी तो होती है कि किस लेवल का झूठ बोला गया है। तो ये बात अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। फिर उसके बाद केसेस डालने शुरू किए।
केसेस डालने शुरू किए मैम। और फिर इन्होंने महिला आयोग और ये सब, जब के 302 का पहले केस स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फिर ये जाके प्रेशर बनवाने के लिए कि पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है और ये हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, तो इन्होंने ये भी चीज़ की। फिर बाद में विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद भी इनके ऊपर कुछ क्लेम नहीं होता, मतलब क्योंकि वो महिला है और पढ़ी लिखी महिला है, फिर नीचे सिग्नेचर किया जाता है, उस पर सिग्नेचर करती हैं। फिर ये बात वो कोर्ट में कहती हैं कि ये वकील ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वकील को मैंने अपनी सिचुएशन बताई और उसने ये धाराओं में उन्होंने केसेस लगा दिए। तो वो पढ़ के उनको ये नहीं पता चल रहा था कि वो किस सेक्शन में डाल रही हैं और क्या क्या चीजें डाली हुई है। सेक्शन छोड़ दीजिए, मतलब आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या झूठ लिखा गया है इसमें। क्या सर झूठ लिखा गया, और उस बेसिस पे जो है वो कंप्लेन दर्ज कराई जा रही है और वकील वो सारी चीजें कर रहा है और आप साइन कर रहे हो और विड्रॉ बाद में कर रहे हो, तो भी कोई पनिशमेंट नहीं है। एक लड़के को कितना हैरेसमेंट किया जा सकता है, वो एक ये लाइव एग्जांपल है कि आप किस तरह से फेक केसेस डाल सकते हो। फेक केसेस डालने के बाद विड्रॉ कर देते हो, लेकिन फेक केसेस डालने के बाद आप परेशान तो हो ही रहे हो, चाहे वो आपको वो एलिगेशंस पढ़ना ही किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। हमने तो ये देखा है भैया। तो 30 लाख रुपए एक बच्चे से मिलने के लिए जो है वो कहती है कि हम बात नहीं करवाएंगे। वो भी व्हाट्सएप पे चैट है कि लड़के से हम बात नहीं करवाएंगे, एक वीडियो कॉल, जबकि कोर्ट में जाने के बाद उसका राइट होता है कि वो बच्चे से बात कर सकता है, फादर का, लेकिन वो उसे नहीं मिलवाती और ये लाइन लिखती है उस पर कि मैं बात नहीं करवाऊंगी। 30 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है कि 30 लाख रुपए दोगे तो मैं बात करवाऊंगी। ये जो 30 लाख रुपए मांगे थे, ये वर्बली मांगे थे? वर्बली मांगे थे। वर्बली मांगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ विकास भाई? फिर ये केसेस के जो भी इन्होंने केस लगा रखे थे, डोमेस्टिक वायलेंस, बातचीत तो पूरी की पूरी बंद हो ही गई, पूरी बंद हो गई थी। सिर्फ ये कोर्ट में जाते थे तभी एक दूसरे के सामने आते थे, बच्चे को लेके नहीं। कभी बैठने की बात करी कि एक बार हमारे फादर ने पहल करी थी कि इनसे बात किया जाए, इनकी फैमिली से बात किया जाए कि क्या सेटलमेंट चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं ये लोग। तो बनारस जो है वो गए थे, मेरा भाई गया था, पापा गए थे, ये लोग गए थे। तो इनके ताऊ जिनका नाम सुशील सिंघानिया है, वो हेड कर रहे थे सारी चीजों को। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा पैसा है तो तुम 1 करोड़ रुपए दे दो। अच्छा। तुम बहुत पैसे की बात करते हो तो तुम 1 करोड़ रुपए दे दो। और अभी जो एफआईआर में वो ट्रांजिट बेल दिया गया है उसमें कहते हैं कि हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है और हम लाचार हैं, हमें पैरालिसिस हुआ है और ये सारी चीजें, और कोर्ट इसको ग्रांट करती है। तो जब सेटलमेंट की मतलब या जब फैमिलीज बैठी तो सिर्फ पैसे की बात हुई, रिकंसिलिएशन की कोई बात नहीं हुई? कोई रिकंसिलिएशन की बात नहीं हुई। उनको मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं रहेंगे। हाँ, उनको रहना ही नहीं था, उनको चाहिए थे सिर्फ पैसे। उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था उनकी माँ को कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मुझे ये करके दिखाना है कि मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकती हूँ, और वो लाइफस्टाइल गुजारने के लिए मेरे भाई को यूज कर रही थी। तो उसके बाद फिर कितने केसेस इन्होंने टोटल अतुल के ऊपर डाले? 9 केसेस मेरे भाई ने बताए हैं। वो 9 केसेस मेरे भाई के ऊपर डाल दिए गए थे। कुछ इसमें से विड्रॉ कर दिए गए थे और कुछ केसेस जो हैं वो एज इट इज चल रहे थे। इसमें भूमिका जुडिशरी की भी बहुत बड़ी आती है। जो हमारे देश में कानून है, उस कानून का कैसे मिसयूज किया जाता है, वो एक जीता जागता उदाहरण है। और इसमें मेरे भाई ने इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी वो लिखा है कि कैसे जो है वो आपके कानून जो है वो कैसे इसकी मखौल उड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट को भी लिखा गया है कि आप तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो, फिर भी अगर आप चुप बैठे हो तो इस देश में पता नहीं क्या जुडिशरी जो है वो प्रिवेल कर जाएगी हर एक चीज़ों के ऊपर, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर प्रिवेल कर जाएगी। तो अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया, इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया गया, इस चीज़ को रिवैम्प नहीं किया गया, तो ये चीज़ें आगे हो जानी है। तो किस तरह के केसेस चल रहे थे? मतलब एक तो उसने मेंटेनेंस लगा रखा था, डीवी एक्ट में लगा रखा था, 125 लगा रखा था, 498A और डाउरी प्रोहिबिशन लगा रखा था। फिर उसके बाद 77, वो तो सारे सेक्शंस हो गए क्रिमिनल केस में। फिर उसके बाद उन्होंने अतुल ने कोई डिवोर्स का सूट डाला था क्या? नहीं, अतुल की तरफ से कोई केस लिटिगेशन? अतुल सिर्फ डिफेंड कर रहे थे जो केसेस उन्होंने डाले। फिर 40,000 रुपीज जो है मेंटेनेंस भी ग्रांट हो जाती है। हाँ। अब ये
ये रीटा कौशिक वाला जो रीता कौशिक वाकया मैम, हुआ, ये पेशकार है वहाँ पे एक माधव, वो कोर्ट के डेट डिसाइड करता है कि किस डेट को नेक्स्ट डेट ये हियरिंग की डेट देनी है। तो पेशकार जो माधव है वो सभी से, चाहे वो बूढ़े हो, महिला हो, औरत हो, बच्चे हो, किसी के भी केसेस की डेट देने के लिए वो 50 रुपये से शुरू हो जाता है। और जिसके जो ज़्यादा पैसे कमाता है वो उसे 500 रुपये लेता है, किसी से 1000 रुपये लेता है। सैटरडे का अगर आप डेट मांगो तो उसके लिए 1000 रुपये देने के बाद भी वो गिराना पड़ता है आपको कि आप दे दो सर, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाना होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मिन्नत मांगने के बाद शायद वो उसका मन करेगा तो दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये जो करप्शन है, ये जुडिशरी में जो चल रही है करप्शन, एकदम रीता कौशिक की जस्ट आगे बैठता है वो, और वो सामने में लेता है पैसे। उसके बाद भी अगर ये सारी चीजें जुडिशरी में, हम जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि ये मंदिर है जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा, वहाँ पे ये करप्शन के धंधे चलते हैं। मोदी जी बहुत करप्शन के अगेंस्ट हैं, तो जुडिशरी में ये चीज़ों का प्रावधान क्यों नहीं लाया जाता है? जुडिशरी जो है वो कैमरे पे क्यों नहीं चलती है, ये मेरा क्वेश्चन है। डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई, फिर भी लोगों को क्यों कोर्ट में बुलाया जाता है? मैंने अतुल ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि उसी ने निकिता को फिर दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए बड़ा इनकरेज भी किया था, बहुत हेल्प भी करी, उसकी प्लेसमेंट भी जो है उसने कराने में बहुत हेल्प करी। तो निकिता ने फिर दोबारा से जॉब कब ज्वाइन कर ली थी, और वो फिर भी जब जो है मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी? मैम ये 2021 में ही उन्होंने शायद जॉब ज्वाइन किया था। उस ड्यूरिंग दैट पीरियड जो है वो मेरे भाई ने इसको पढ़ाता था कैसे एक इंटरव्यू, एमबीए होने के बाद भी एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकती थी। कम से कम 50 से 60 कंपनियों में इन्होंने इंटरव्यू दिया होगा जिसमें किसी में भी कॉल नहीं आया। तो आप ये लेवल समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वो एडुकेटेड थी और कितना अपने आप को कैलिबर में समझती थी। तो वो सारी चीज़ों के लिए मेरे भाई ने हेल्प किया कि कैसे एक इंटरव्यू क्रैक किया जाता है किसी कंपनी का। इवन अपनी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलवाया था उसने, उसमें भी नहीं हुआ उसका सिलेक्शन। तो जब वो पूरी कोशिश कर रहे थे निकिता को सपोर्ट करने की, बट देन शी वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फैमिली, आई गेस। राइट। उसके बाद इसने इनको जॉब ऑफर मिला एसेंचर से और इन्होंने फिर ज्वाइन किया एसेंचर में। अच्छा, एक्सेंचर में फिर वो काम कर रही थी। कभी आपको अतुल से बात करते हुए, जब ये पूरी जर्नी थी, 2021 में केसेस शुरू हुए थे, 2024 में उन्होंने ये कदम उठाया है, आप तो बहुत क्लोज थे उनके, तो कभी उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस होने दिया कि मैं बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा हूँ? आपके साथ किस तरह की कॉन्वर्जेशन थी उन 3 साल जब ये केसेस चल रहे थे? तो जब केसेस चल रहे थे मैम, तो एक तो जब जाना होता था केसेस, तो ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें जब भी होती थी तो हमेशा मुझे भी लगता था कि आपको बैंगलोर से अगर फ्लाइट से आपको आना है तो आपको बैंगलोर जैसे ट्रैफिक जितनी ज़्यादा है वहाँ पे आपको एक टाइम लेके चलना पड़ेगा। आप समझो आप उस दिन ऑफिस नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर आप जब वहाँ एयरपोर्ट पहुँचो, फिर वहाँ से आपको बनारस आना आसान है, लेकिन बनारस से फिर जौनपुर जाना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको बस लेके जाना पड़ेगा, ट्रेन जो है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी अता पता ही नहीं है। तो आपको वहाँ से आपको बाई रोड जाना है, विच इज़ अगेन अ हेक्टिक वन। आप जब कोर्ट की डेट पे पहुँचते हो तो पता चलता है आज जो है वो जज छुट्टी पे है। जो बंदा जॉब छोड़ के आ रहा है उस डेट पे आ रहा है, उस डेट पे ये पता चल रहा है जज छुट्टी पे आज। आज टाइप राइटर जो टाइप करने वाला जो बंदा है तो वो आज छुट्टी पे, तो आज आपके कोर्ट के काम नहीं होंगे। एडवोकेट जो है वो आज कंडोलेंस मार्च में है, तो आज एडवोकेट की स्ट्राइक है, आज कुछ नहीं होगा ऐसा। तो एक बार जो है वो मेरे भाई को बेल लेनी थी उसमें, तो उस टाइम पे मैं खुद गया था मेरे भाई के साथ। पहले दिल्ली आया था वो, फिर मैं भैया के साथ खुद गया था, वहाँ जाके मैंने बिल गिरवाई साथ में। तो मुझे ये पता चला था कि वो लास्ट है, अगर नहीं बेल देगी तो शायद अरेस्ट हो सकती है, वो सारी चीज़ें। तो उसमें मैं उसके साथ खड़ा था, तो कभी उसको मैं पीछे नहीं हटने दिया हूँ कि मैं हूँ साथ में। हमेशा फैमिली उसके सपोर्ट में थी कि कभी कुछ चलो कोई बात करनी है तो हम लोग रेडी हैं कि चलो बात करते हैं। चाहते थे ये कि सेटलमेंट करना है तो तुम सेटल करो, लेकिन सेटलमेंट का अमाउंट इतना ज़्यादा था कि कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं झेल सकता है कि 3 करोड़ रुपए हम देने उनको। ये रीता कौशिक जी जो हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो उनके उनके कोर्ट में ऐसा सिस्टम है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड करेंगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा।
दिस इज द जुडिशियल पावर कि उनका मन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ओके। और हमारी कंट्री में मोदी जी डिजिटलाइजेशन के नाम पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका पीट पीट चुके हैं कि भाई हम यूपीआई में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में। लेकिन हमारे कोर्ट रूम में जो है वो ऐसे नहीं सिस्टम है कि कोई एक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अलाउ कर दो। ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। क्यों है ये डिस्क्रिशनरी पावर, ये पता नहीं मुझे कि क्यों है डिस्क्रिशनरी पावर। ये तो अलाउ कर देना चाहिए। जो लोग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, मेरा भाई ये सारी चीजें वर टेकिंग अ टॉल ऑन हिज हेड। यू थिंक कि इतना ट्रैवल करना, फिर उसके बाद डिसअपॉइंट होना, जुडिशरी से डिसअपॉइंट हो जाना। जुडिशरी में मैम, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जुडिशरी में अगर रीता कौशिक की बात करें तो बहुत सारे वो हैं। जुडिशरी में जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही नहीं, दूसरा उसने एप्लीकेशन डाले कि मुझे बच्चे से राइट दिया जाए मिलने का। वो मैडम वो उस पर ध्यान नहीं देती, कुछ नहीं करती उस पर। एक अगर इमोशनल सपोर्ट उसको मिले कहीं से कि एक बच्चा उसके साथ सामने आके प्रेजेंट हो जाए तो शायद उसके लिए वो जी लेता। तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो इमोशनल अटैचमेंट उसके वो दूर करना चाहती थी। वो एज अ टूल यूज करी हर जगह कि उस बच्चे को टूल बना के उससे पैसे एक्सटॉर्ट कैसे किया जा सकता है। उस बच्चे से उसको इतना लगाव नहीं था कि वो 3 साल का हुआ नहीं, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। तो आप ये समझ सकते हो कि एक माँ को, जिसको हम भारतीय महिला कहते हैं या भारतीय नारी कहते हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल की उम्र में अपने बेटे को किसी को हॉस्टल में डालती होगी। और जबकि खुद मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उसकी माँ भी है, उसका पूरा परिवार है जिनके साथ वो रह रही थी, और फिर उसके बाद भी बच्चे को जो है हॉस्टल में डाल के रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ जो है वो इस तरह से अपने बच्चे को रख सकती है या कर सकती है। वो सिर्फ उसको टूल की तरह यूज कर रही थी। और ऐसा मेरे भाई ने हर जगह बोला है कि उसको कैसे टूल की तरह यूज किया जा रहा है। रीता कौशिक के कोर्ट रूम में जो रजनीश वर्सेस नेहा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। वो रजनीश वर्सेस नेहा का जो डायरेक्शन है वो उसके कोर्ट रूम में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसको करप्शन के अमाउंट नहीं दिए गए थे। मेरे भाई से वो डायरेक्टली मांग रही है 5 लाख रुपए करप्शन। क्यों? और वो कह रही है कि 5 लाख रुपए अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं इसी कोर्ट रूम में घसीटती रहूंगी। अगर जुडिशरी अगर आगे आपके सामने में ये बात बोलने लगे, जहां मेरा भाई किसी को आज तक कोई करप्शन के पैसे नहीं दिए, इवन उसने वो पढ़ाई में भी कभी डोनेशन देके पढ़ाई नहीं किया है, अपने मेहनत पे वो आज भी इस दम तक पहुंचा था और इस लेवल तक पहुंचा था। क्या क्या अतुल ने छोड़ा है अपने सुसाइड के टाइम, और जैसा हम लोग बात कर रहे थे विकास भैया कि किस तरह प्रिपेयर किया है उसने अपना ये फाइनल, मैं तो इसको सैक्रिफाइस बोलती आ रही हूँ पहले दिन से, पर किस तरह की प्रेपरेशन अतुल करके गए हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता को बचाने के लिए। आपने कहा वो विल भी लिख कर गए हैं, तो क्या क्या चीजें छोड़कर गए हैं, और आपको क्या लगता है कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? मैम, अगर मैं बताऊं आपको कि उसने जो सुसाइड नोट अगर आप देखोगे तो उसमें उसने सारी चीज़ें मेंशन की है कि इंस्टिगेशन जब हुआ, कैसे इंस्टिगेशन हुआ, किस तरह से उसे इंस्टिगेट किया गया, और जुडिशरी जो है इसमें उसमें कैसे हेल्प किया गया उसको उस इंस्टिगेशन को होने में। इंस्टिगेशन का मतलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि तुरंत कोई चीज़ इंस्टिगेट किया गया और तुरंत लोग कुछ कर लें। लेकिन यहाँ पे अगर किसी मेल को अगर उसको कोई रास्ता ही नहीं छोड़ दिया गया कि आगे वो जिंदा रह सके, तो दैट इज ऑल्सो अ सुसाइड अकॉर्डिंग टू मी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे कि क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर, उनके पास अल्टीमेट है कि वो किस तरह से चीज़ों को देखती हैं और किस तरह से चीज़ें करती हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को जीने का मतलब ही छोड़ दिया गया तो वो जिंदा रह के क्या करेगा? उसने यही सोचा कि मुझे कहीं से कोई होप नहीं है। आप समझो कि अगर कुछ हमें एडवोकेट्स मिले जो ये कहते थे वो दूसरा लीगल ऑप्शंस देख सकता, अवेल कर सकता था, तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा था कि फैमिली कोर्ट से अगर आप हाई कोर्ट में रिमूव करते हो तो उसके ट्रैवलिंग के कॉस्ट भी आपको बियर करने पड़ेंगे, और वो 50,000 रुपये का है। जो लड़की जौनपुर से इलाहाबाद जाएगी उसको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये एक्सटॉर्शन नहीं है तो क्या है? क्यों एक मैन को ऐसा करना पड़ रहा है, या ऐसा ऐसा क्यों लीगली बना हुआ है? और वो भी एक महिला जो कमा सकती है, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, और वो भी जहाँ पे ऐसी कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं हो गई है, कोई प्रूफ नहीं है उस लेडी के पास। वो एक स्टोरी बना रही हैं, लेकिन फिर भी उसको
हर तरह की प्रिविलेज दे दी जाती है। अगर वो चूज करती है कि वो उस शादी में नहीं रहना चाहती है, तो अगर लिटिगेशन होती है तो हर एडवांटेज फिर उसी को मिलता है। तो बिल्कुल। मतलब ये तो फिर आप किसी से शादी करो और फिर उसके बाद आप उस वो पैसे जब तक देता रहे तब तक आप खुश रहो। जिस दिन पैसे देने बंद कर दिए तो फिर आप उसको कोर्ट में धक्के खिलाते रहो और उसके बिल्कुल। बाद कोर्ट आपसे खुद पैसे दिलवाएगी। कोर्ट मैम, कोर्ट ये भी डिसाइड करती है कि अगर लड़का पैसा कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, तो ज़्यादा उसका जो लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल मेंटेन करेगी उसकी वाइफ। तो मैं ये पूछना वो चाहता मेंटेन हूँ, करेगा अपनी वाइफ का लाइफस्टाइल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस जो लड़का है उसकी मदर फादर भी उसके लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे क्या? वो डिपेंडेंट नहीं है क्या? एक लड़के की जिम्मेवारी ये नहीं होती कि उसके फादर को भी देखा जाए? क्यों सिर्फ उसकी वाइफ के ऊपर? वाइफ अगर वो कहती है कि वो लड़का इतना पैसा कमाता था तो उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी, क्यों? उसके फादर मदर उसको इतना बड़ा कि उसको इतना लायक बनाए और आधी आधी चीजों की मालकिन वो है, क्यों है? उसके लड़के के फादर मदर जो है वो भी है। वो तो मैं तो कहता हूँ कि लड़का जितना पैसा कमा रहा है उसका 100% जो है मालिकाना हक जो है उसके मदर फादर है। वो आज उस लड़के को उस पोजीशन में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उसके फादर मदर का होता है, उसकी वाइफ का नहीं होता है। लेकिन वाइफ जो है, वाइफ को इतना प्रिविलेज दे दिया गया है कानून के द्वारा ये सारी चीजों की वजह से कि उसका मालिकाना हक 50% उसका है। नहीं, कानून तो खैर ये नहीं बोलता है कि 50% उसी का अधिकार है, ऐसा कोई कानून नहीं बोलता है भैया। लेकिन हाँ ये है कि मेंटेनेंस भी वो ले सकती हैं, एलिमनी भी वो ले सकती हैं, एक कोई भी किसी भी तरह की ऑब्नॉक्शियस डिमांड कर सकती हैं और फिर कानून जो है उसको बाय डिफॉल्ट सुनना शुरू कर देता है। तो खामियां तो खैर बहुत सारे ही हैं। उन्होंने अपनी विल भी बनाई और उन्होंने अपने नोट में ये भी लिखा कि मैं उन्होंने मेरे को आत्महत्या करने के लिए तो इस समय या इस महीने में उकसाया था, लेकिन मैं इतने महीने जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगा रहा था। उसके बारे में बताइए विकास भी, आप मुझे बता रहे थे। मैम, सुसाइड नोट में जो उसने लिखा है वो सुसाइड नोट जो है वो मेरे पास स्कैन कॉपी जो है उसने मेल पे भेजा था। उसमें उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या क्या करना है इमीडिएटली आफ्टर माय डेथ, क्या करना है तुम्हें। मेरी ज़िंदगी के लिए उसने एक एडवाइस दे के गया है पूरी लाइफ में तुझे कैसे आगे चीज़ों को लीड करना है, लीगल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, लीगल जो जैसे एविडेंसेस जो भी हैं वो कहाँ कैसे क्या रखे हुए हैं, कैसे एक फाइल मेंटेन है, वो सारी चीज़ों के बारे में उसने वो सारी चीज़ें उसने मुझे बता के गया है वो। और उसी पे मैं काम भी कर रहा हूँ कि उसके एविडेंसेस देख रहा हूँ क्या क्या हैं, कैसे हम चीज़ों को प्रूफ कर रहे हैं। और सारे एविडेंसेस जो हैं हमारे पास फुल प्रूफ हैं अगेंस्ट जो भी हैं इसमें शामिल ना, उस सभी चीज़ों का हमारे पास एविडेंस है। इवन चाहे वो रीता कौशिक हो या फिर इसकी वाइफ हो और इसकी वाइफ की फैमिली हो। ओके। किसी भी फैमिली के लिए इस तरह के हादसे को के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है विकास भैया। तो अब अतुल के जाने के बाद आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, अब आप क्या किन स्टेप्स पर चल रहे हैं? मैम, सबसे ज़्यादा जो इसमें सफ़र करता है वो मैं ये कहूँगा कि सफ़र जो है वो फादर मदर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। किसी एक फादर मदर का बेटा चले जाना उसके सामने में वो सबसे बड़ा दुखद चीज़ें होती हैं। मेरे लिए तो मैंने मतलब मैं अपने भाई को अपने फादर की तरह ही देखता हूँ कि हर जगह वो मेरे आगे आगे खड़ा हो जाता था, चाहे मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए। मेरे लिए वो सिर्फ 2 साल या 1.5 साल बड़ा नहीं था, मेरे लिए वो सब कुछ था। बिकॉज कि मैं बचपन से अगर देखता हूँ अपने आप को तो अ, हर चीज़ में गाइड करना, चाहे वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स से हो, जहाँ मैं मैथमेटिक्स में भैया से सबसे पहला मेरा जो गुरु है वो मेरा भाई था। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम होता था सबसे पहले मैं किसके पास जाता था? सिर्फ अपने भाई के पास जाता था, भैया ये कैसे बनेगा क्वेश्चंस। तो वहाँ से मैंने उससे ही बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अभी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं भैया से शेयर करता था, या तो उसको पता चल जाता था तब वो खुद ही फ़ोन करके मेरे से पूछ लेता था कि ये चीज़ों में तू फंसा हुआ है, बता क्या दिक्कतें आ रही है इसमें।
तो मेरे लिए तो वो सब कुछ ही ख़त्म वैसे लगा कि अचानक से ही ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई ये सारी चीज़ें। तो मैं तो अभी एज़ अ रिवेंज कह लीजिए या फिर ऐसे कि उसकी चीज़ों को वो जो चीज़ें छोड़ के गया है उसमें मेरा हक नहीं है, मेरे फादर मदर का सबसे पहला हक है। तो मैं अपनी जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं भैया ने जो मुझे इंस्ट्रक्ट किया है उस पे काम कर रहा हूँ। भैया ने जो चीज़ें छोड़ के गई है उस पे सबसे पहला हक मैंने फादर मदर को दिया हुआ है, और फादर मदर की ज़िम्मेवारी अब मेरे ऊपर पूरी की पूरी आ गई है, जो कि मैं पहले ऐसे रहता था कि भैया देख लेगा कहीं कोई दिक्कत होगा तो वो सारी ज़िम्मेवारी जो है वो मेरे ऊपर आ गई हैं, तो मुझे फादर मदर को भी देखना पड़ रहा है। और भैया की इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू तब तक करूँगा जब तक उसको इंसाफ न मिल जाए, क्योंकि उसने अपने सुसाइड नोट की लास्ट वेस्ट में ये भी लिखा है कि उसे जब तक जस्टिस ना मिले, अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो उसके एसेट्स को एक गटर में बहा दिया जाए। तो मैं उसके जस्टिस के लिए एट द एंड तक फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं फाइट तब तक करूँगा जब तक उसे जस्टिस ना मिल जाए। तो मेरे लिए मैं अभी भैया की इस चीज़ को भूल के मैं सिर्फ इस चीज़ों में लगा हुआ हूँ कि मुझे कैसे जस्टिस दिलवाना है उसको। मैं और मेरे फादर 2 लोग, हम लोग अपने घर में इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मदर सबसे मतलब मदर को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, क्योंकि उनको वीडियोज़ भी मिल जाते हैं यूट्यूब से, और वो सारी चीज़ें देख के, और बीपी और ये सारी चीज़ें लो और ज़्यादा होती रहती हैं उनको। तो उनकी मेडिकेशंस भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जितना उनको वो दूर रहें उस सब चीज़ों से। अतुल के केस में एक बड़ी एक चीज है जो हम सबको कौनती है, वो ये जरूर है विकास भैया कि हम लोग जैसे मैं भी, मुझे बहुत साल हो गए हैं इस स्पेस में लोगों की मदद करते हुए, लोगों की काउंसलिंग भी करते हुए। मैं हमेशा अपनी किसी भी इंटरव्यू में एंड में यही बोलती हूँ कि सुसाइड मत कीजिए। हालांकि अतुल सुभाष का केस जो है वो सुसाइड से ज्यादा मैं उसको एक सैक्रिफाइस बोलती हूँ। एक मैंने हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किए हैं उसकी सुसाइड के बाद की ये सुसाइड नहीं है, सैक्रिफाइस है। एक अंधे बहरे सिस्टम को जगाने के लिए एक सैक्रिफाइस शायद वो भगत सिंह की तरह उन्होंने किया। लेकिन एक चीज जो हम लोग हमेशा बोलते हैं लोगों को कि अगर वो ऐसे थॉट्स से डील कर रहे हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से या जो लोग इन इस स्पेस में काम कर रहे हैं उन लोगों से जाके मिलिए, उन लोगों से जाके गाइडेंस लीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। पर अतुल ने तो एक्चुअली में सब कुछ किया था। ही वॉज वेरी क्लोज विद सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, और वो उनके साथ काफ़ी समय से वो भी था, जुड़ा हुआ भी था, उनकी एक्टिविटीज़ भी ज्वाइन करता था, मीटिंग्स भी ज्वाइन करता था। अभी जब हम लोगों ने जंतर मंतर पे हम लोग सब थे, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी आके बताया कि बहुत ही ज़्यादा जोवियल था, और वो जब मीटिंग्स करते थे, जूम मीटिंग्स कभी कभार होती थी, तो अतुल यूज्ड टू क्रैक जोक्स। तो उसको एक उसका उसके पास था एक सपोर्ट सिस्टम, उसको गाइडेंस भी मिल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि वेयर डिड इट ऑल वे सो हैवी ऑन हिम कि उसको ये लगा कि नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? व्हाट ड्रोव हिम टू दिस स्टेप? आपने कभी एनालाइज किया हो तो आपको क्या लगा विकास भैया? मैम, सिस्टम, मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट जो मानता हूँ इसमें ये सिस्टम है। जो ये सिस्टम जो एकदम बिल्कुल अगेंस्ट मैन बना दिया गया है इस सिस्टम को, वो कल्प्रिट है इस चीज़ का। और इसमें सबसे जो आगे आती हैं वो आती है हमारी जुडिशरी। अगर जुडिशरी, अगर पुलिस से स्टार्ट होता है वो जुडिशरी में, मैं शुरुआत करता हूँ पुलिस से। अगर पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट ठीक से करे तो एफआईआर होगी ही नहीं, केस दर्ज होगा नहीं। केस दर्ज होगा नहीं तो फिर ये कोर्ट तक जाएगा नहीं मैटर, और कोर्ट तक जाएगा नहीं मैटर तो लोग इतने हरास नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि कोई भी एक महिला या कोई भी एक लड़की जाके सिर्फ ये बोल दे कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है और उसके ऊपर आप एफआईआर बना के डाल दो, तो ये गलत है। आप इन्वेस्टिगेशन करो कि वो कैसा बंदा है, कैसे रहता है, कैसे करता है। उसके ऑफिसेस से पता करो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहता है, ऑफिसेज में कैसे रहता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो इस तरह से की जा सकती है कि उसके नेचर को पता किया जाए, ना कि सिर्फ ये बोल देने से किसी के ऊपर आप एलिगेशंस लगा दो और उसके ऊपर केस चलने लगे, इतनी इतनी धाराओं में केस लगा दिया जाए।
तो और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सिस्टम हर जगह करप्ट और है। पूरे परिवार को इम्प्लीकेट कर लिया जाए, माँ को भी, पिता को भी, हाँ, भाई को भी, अगर मैं जो बात, मिले ही नहीं है जैसा आपने बोला। जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें 498A पे मेरे नाम पे भी केसेस हैं, जबकि मैं सिर्फ 2 दिन मिला हूँ उनसे। आज तक कभी नहीं मुलाकात हुई है मेरी। इवन मैं तो वीडियो कॉल पे भी कभी बात नहीं किया हूँगा। मेरे पास उनके साथ जो व्हाट्सएप के चैट्स हैं वो भी आज भी अवेलेबल हैं। वो बर्थडे पे मेरे पास 2,000-2,100 रुपये भेज देती थी, मैं उनके बर्थडे पे वो 2,100 रुपये वापस कर देता था। तो मेरी और उनकी जो है वो एक देवर और भाभी वाला रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ एक जब काम जितनी जरूरत पड़ती थी उतना वो बात मेरे से करती थी, मैं उनसे उतनी ही बात करता था। तो उन्होंने अपने उसमें ऑर्डर शीट में भी उन्होंने बोला है कि मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं मिली हूँ कोर्ट में भी। तो क्यों कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि 498 इसके ऊपर कैसे लग गया? आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया उसने? 498 क्रुएल्टी मैंने किया है। कैसे क्रूएल्टी किया? अब ये तो जज बताएंगे ना, वहाँ पे जो बैठी हुई जज हैं वो इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे मैंने क्रुएल्टी की कोई है। एलिगेशन नहीं लगाया, बस बोल दिया इन्होंने भी क्रूएल्टी किया है। जी। और मेरे फादर जो हैं वो सिर्फ 4 दिन मिले हैं फिजिकली। और वीडियो कॉल की बात करें तो हर रोज मेरे से भी बात होती है, पापा की हर रोज बात होती है, और भैया से भी बात होती थी। इवन जिस दिन वो सुसाइड हुआ है उस दिन भी मेरे फादर की और मदर की दोनों की बात हुई है 1 घंटे करीब वीडियो कॉल पे। तो रेगुलर बेसिस पे अभी भी मेरे फादर मदर की हर रोज बात होती है। मतलब ये एकदम डैम श्योर है कि फादर वहाँ रहते हैं तो हमारी बात होगी ही होगी। अगर कभी हम गलती से फ़ोन नहीं उठाएं तो वो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ है वो। तो हमारी और मेरी और भैया की सबकी बात जो है वो रात को होती थी। तो उस टाइम पे फादर मदर में से कोई एक कॉल कर लेता था, वहाँ पे तो बात होती थी वीडियो कॉल पे। तो मेरी तो बात उनसे नहीं हुई थी, लेकिन मेरे ऊपर है, फादर मदर के ऊपर वीडियो कॉल पे बात होती थी। वो बच्चे को देख लेते थे, थोड़ा बच्चे को खिला लेते थे फादर मदर मेरे। तो इस तरह से चीज़ें बात होती थी जब वो वहाँ रहती थी। उसके अलावा आज तक कोई बात नहीं हुई। मेरे फादर के ऊपर भी 498 है, मेरे मदर के ऊपर भी है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी है हमारे ऊपर। और इस सब चीज़ों के लिए मेरे फादर मदर को भी जौनपुर जाके बेल लेनी पड़ रही है। अतुल के केस ने पूरे देश में एक ऐसे लेवल पे इस डिस्कशन को शुरू कर दिया जो कि मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो वही जो मैंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी एक कॉज के लिए, एक इशू के लिए। उसके बाद कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया विकास पे? आप मीडिया में भी बिल्कुल खुलकर आए हैं, आपने बाइज्ड लॉज के बारे में बात करी है, आपने बहुत खुल के आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कैसे कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है, किस किस तरह की सफरिंग्स आप देख रहे हैं तब से जब? मैम, मैं तो ये देख रहा हूँ जब से मेरा भाई ये चीज़ किया है, और जब से हम मीडिया में आके ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तब से इस चीज़ से जुड़े हुए लोग सामने आने लग गए हैं। लोग मेरे से ये बात करने लग गए हैं, लोग मेरे सामने आके ये उम्मीद करने लगे हैं कि मैं शायद फाइट करूँगा तो शायद उन लोगों को भी एक जस्टिस मिल जाएगा। तो अब मेरे लिए ये है कि मुझे अपने भाई को जस्टिस दिलवाने के लिए मैं मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं कि मुझे एक सपोर्ट मिल गया है लोगों का, कि मैं शायद कुछ करूँगा तो मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी चीज़ से वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक होप है। शायद भैया के जाने के बाद मैं उस होप को शायद पूरा कर पाऊँ। वो जो आप बोल रही हैं कि सेक्रीफाइस, वो रियल सेक्रीफाइस मैं दिखा पाऊँ कि वो रियल सेक्रीफाइस है। वो एक भगत सिंह की तरह अपने आप को ये सारी चीज़ें किया है। तो शायद मैं उसकी इस मुहिम को शायद मैं आगे बढ़ा पाऊँ। हम अक्सर देखते हैं विकास भैया कि जब कोई केस जिस लेवल पे अतुल का केस हाईलाइट हुआ मीडिया में, ऐसी अगर किसी महिला के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, कमीशन वाले भी जाते हैं, सोशल सपोर्ट ग्रुप्स भी जाते हैं, सब लोग एक बहुत ही आगे बढ़ के, खासकर हमने बहुत बार देखा है कि कोई मिनिस्टर है, कोई एमपी है, वो गया परिवार से मिलने या गई परिवार से मिलने और उन्होंने उनको सपोर्ट दिखाया। ऐसे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे राहुल गांधी तक उनके घर जाकर आए हैं, या और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, जो अपनी जुरिस्डिक्शन में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो चले जाते हैं। क्या आपके पास, और अतुल ने तो
सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी लिखी है, हाई कोर्ट को भी चिट्ठी लिखी है, प्रेसिडेंट को भी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखी है, होम मिनिस्टर को भी लिखी है। क्या आज तक कोई जवाब आया? क्या कोई मंत्री आपके घर आया आपको आश्वासन देने के लिए कि आपको न्याय मिलेगा? मैम देखिए, अगर आप वो बात करेंगे कि जिसको चिट्ठी लिखी उनकी तरफ से कोई मेल आया या नहीं आया, तो मेरे पास कोई मेल नहीं आया, क्योंकि मेल में शायद वो डायरेक्टली अपने मेल से किया था, तो उसके मेल मैंने अभी तक एक्सेस किए नहीं है, बिकॉज कि कुछ चीज़ें जो है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं किया हूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग जो है वो मेरे पास कोई पर्सनली या कुछ ऐसा कुछ हुआ आया नहीं है हमारे पास। दूसरी बात मैं करूँ तो हमारे यहाँ की सांसद जो हैं वो हमारे घर पे आई थी, वो मिल के गई हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शायद बच्चे की कस्टडी हमें मिलनी चाहिए, ऐसा वो बोल के गई हैं। तो बट हमें नहीं पता कि उनके बोलने से शायद जुडिशरी में कुछ नहीं होता, तो जुडिशली फाइट करना है हमें, और जुडिशरी ही हम फाइट कर रहे हैं, और शायद इस चीज़ को हम फाइट कर पाएँ। अगर हम एविडेंसेस देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि हमें जस्टिस मिलेगा। दूसरी बात ये है कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर अगर आऊँ तो पॉलिटिक्स में सिर्फ जाने से काम नहीं हो जाता है या आश्वासन दिलाने से काम नहीं हो जाता। मैंने अपने फादर के सपोर्ट के लिए वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उनको बोला था कि हमारे फादर को, क्योंकि हम फाइट जुडिशरी से भी अब कर रहे हैं, तो हमें लगता है कई बार कि मेरे फादर को कोई दिक्कत ना कर दे कोई, तो मैंने पुलिस की डिमांड की थी, वो तो आज तक फुलफिल नहीं हो पाई, क्योंकि हम एक आम इंसान है, तो आम इंसान की बातें नहीं सुनी जाती। तो लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इन पुलिस से हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ समाज है, हमारे फादर के साथ समाज है वहाँ पे खड़ा हुआ। तो मैं अपने फादर को छोड़ के इस फाइट को लड़ रहा हूँ, वहाँ पे वो वहाँ फाइट कर रहे हैं, मैं यहाँ फाइट इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं अब, जो इसी इश्यूज पे लड़ रहे हैं, अपने आप को फाइट कर रहे हैं, और मेरे फादर के साथ उनका पूरा समाज है, जो उन्होंने अपना रेपुटेशन वहाँ पे रह के बनाया है, उनके साथ पूरे लोग खड़े हैं आज के डेट में। कभी ब्रेकडाउन होते हो, कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना विकास, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाते हैं? कभी ब्रेकडाउन हो जाता? कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि कैसे, जब मेरा भाई कभी मतलब ऐसा नहीं था टूट सकता था, मुझे कभी नहीं लगता है कि वो टूट सकता था, सिस्टम से हार सकता था, ऐसा भी नहीं लगता है मुझे सिर्फ ये लगता है कि वो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सेक्रीफाइस किया है, और वो सेक्रीफाइस जो है वो मैं कभी उसको पीछे नहीं हट के काम करूँगा, हमेशा उसको एट फ्रंट मैं लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग है वो। मैं कभी सोच सकता था ये चीज़ करने का, लेकिन मेरा भाई कभी नहीं सोच सकता था, ये मुझे पता है। विकास भैया, ये एक जो बहुत सारी चीज़ें अतुल सुभाष जी छोड़कर गए थे, उनमें से एक ये मैं देखती हूँ कि एक ये लेटर है जो उन्होंने पुलिस के नाम भी लिखा था, और इसमें अतुल ने जो पुलिस के लिए लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प माई ओल्ड पेरेंट्स एंड ब्रदर विद द प्रोसेस आफ्टर माई डेथ. I would also caution male police officers to not meet my wife or her mother without a female officer. They might put false sexual harassment or rape cases against you too. I hope that you will help this dead man and his old parents in getting justice. और उन्होंने सुसाइड नोट में भी आपको भी कॉशन किया है कि अगर इसके बाद अगर कहीं किसी हियरिंग वगैरह में आप जाते हैं या कोई वो होती है तो पब्लिक में मीटिंग कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर जो है इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे। तो अतुल बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे, शायद वो बहुत सारा सोशल मीडिया भी देख रहे थे जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको बिल्कुल उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई थी कि जो कानून है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है, और आसपास होते वो जो इन केसेस को देख रहे थे, उन केसेस ने जहाँ पे किसी को भी झूठा मॉलेस्टेशन रेप केस में फंसा दिया जाता है, आजकल बड़ी आम सी बात हो गई है, उनको कहीं डीपली इम्पैक्ट कर गया था कि किसी एक आदमी की वैल्यू इतनी ज़्यादा
मिनिस्क्यूल कैसे हो सकती है कि कोई भी आके इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं? क्या रीज़न आपको लगता है कि उन्होंने ये इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस पुलिस के लिए भी लिखी? मैम, वो जानता है, वो देख देख रहा था, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, SIFF, वो भी वहाँ के जो भी लोग केसेस से गुजर रहे थे, वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप की ओर जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसने जो मेल लिखा है मैडम प्रेसिडेंट को, उस पर वो बार बार वर्ड यूज़ किया है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री हु विल बिकम अ जुडिशियल डिक्टेटरशिप। तो वो कैसे इस चीज़ को उसको पता है, वो इतना विजनरी था, वो इतना चीज़ों को समझता है या इतना चीज़ों को जानता था कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप की तरफ जो है वो जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो केसेस के मेरे भाई के सुसाइड से पहले जितने डिसीजंस आते जा रहे थे, उसमें आप देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफा कानून बना दिया गया है, एक तरफा डिसीजन होते जा रहे हैं। क्यों सिर्फ ऐसा किया जा रहा है? क्यों मेल की बातें नहीं सुनी जा रही है? क्या जो लड़का है उसकी बहन नहीं है? क्या जो लड़का है उसकी माँ नहीं है? उसकी बहन और माँ क्या फीमेल में नहीं आती? सिर्फ उसकी वाइफ जो एलिगेशंस लगा देती है, सिर्फ वही माना जाता है? ऐसा क्यों? एक लड़का को इतना हैरास कर दिया जाता है। अगर लड़का अगर ऑफिस छोड़ के आ रहा है, उसकी सैलरी जाती है, आपके पास ये राइट्स अवेलेबल हैं कि आप उस चीज़ को फास्ट प्रोसेस करने के लिए हाई कोर्ट चले जाओ, वो बात उनकी सुनी जाती है। उससे और जल्दी जल्दी डेट्स पड़ने लगेंगी, और जल्दी जल्दी आपके केसेस की सुनवाई होने लगेगी, आपको और हरास किया जा सकता है। तो ये हरासमेंट जो है वो सिर्फ लड़कों को क्यों है? अगर वो फास्ट ट्रैक करने के बाद अगर लड़की नहीं आती है किसी डेट पे, तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ नहीं। आप लड़की जो है वो फेक केसेस डाल दे, अगर वो प्रूफ हो जाता है कि फेक केसेस नहीं है, वो विड्रॉ कर लेती है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जाता है उसको। और उतने दिन से जितने दिन से वो लड़का हरास हो रहा था, उसका कंपनसेशन कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर अ मैन। तो इक्वलाइजेशन की बात तो हर जगह होती है, लेकिन इक्वलाइजेशन है कहाँ हमारे इंडिया में? इक्वलाइजेशन का हर जगह इक्वल मीनिंग, इक्वलाइजेशन का मतलब आपने सब कुछ अधिकार दे दिया महिलाओं को भी, तो इसमें भी फिर इक्वल जस्टिस होना चाहिए ना, इक्वल लॉ होने चाहिए, इक्वल जस्टिस होनी चाहिए। अगर इसमें जो भी अपराधी हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जज हो, सबको एक जैसा ट्रीट होना चाहिए। जज के ऊपर अभी मैं रिसेंटली एक वो देखा था, जजमेंट देखा था, जिसमें लोकायुक्त एक्ट के अंदर में किसी सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो कुछ फैसला सुना दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्यू मोटो जाके उस चीज़ को कैंसिल कर दिया। तो स्यू मोटो पावर तो सभी के पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास स्यू मोटो पावर है, तो स्यू मोटो आप ये क्यों नहीं कह देते कि डिजिटलाइजेशन जो है वो हर कोर्ट में होना चाहिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे इंडिया में? स्यू मोटो आप केसेस देख सकते हो। स्यू मोटो इतने सारे जो वर्डिक्ट होते जा रहे हैं, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए वर्डिक्ट होते जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप मेन को कहते हैं कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। तो रेमेडी अवेलेबल है तो उसके साथ फिर मुझे पैसे क्यों देने हैं उसके ट्रैवलिंग के? वो पैसा कमा रही है तो फिर मुझे क्यों ट्रैवलिंग के पैसे देने हैं? और मैं जो इतने दिन से ट्रैवल करते आ रहा हूँ बिकॉज वो फेक केसेस डाल रखी है, तो उसके कंपनसेशन हमें दिलवानी चाहिए। हमारा जो हरासमेंट हुआ, हमारी जो सैलरी जा रही है, या हमारी नौकरी चली जाएगी, अगर इतने हम दौड़ते रहेंगे तो हमें कौन रखेगा ऑफिस में? तब भी हमें मेंटेनेंस का पैसा देना है। हमारी नौकरी चली गई तब भी हमें मेंटेनेंस का पैसा देना है। ऐसा ऐसा कौन सा कानून बना हुआ है इंडिया में, ऐसा कौन सा लॉ है जो इस तरह की चीज़ें कर जाती है? या इससे बढ़िया तो लोग फिर क्या करेगा? अगर मेरे पास नौकरी नहीं है फिर भी मुझे पैसे देने हैं, या तो मुझे भीख मांग के देने पड़ेंगे पैसे, या फिर मुझे अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा। यही रास्ता बचेगा एक मैन के पास। बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद जताकर बैठे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप अतुल को भी जस्टिस दिलाएंगे, और इन इश्यूज़ के ऊपर तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आई एम श्योर इससे बहुत बदलाव आएगा विकास भैया। बट आप ऐसे जो भाई हैं जो अतुल की ही सिचुएशन में हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं सारे भाइयों से सिर्फ ये अपील करता हूँ कि अगर कोई भी
कोई भी हम रैली कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमारी बात तो इस देश में अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को शायद सुने भी होंगे, तो इस पर कोई एक्शंस नहीं आए या रिएक्शंस नहीं आए, या फिर जुडिशरी में ऐसा कुछ चीज़ें नहीं आई चेंजेस। तो जब कोई कुछ नहीं सुनता, तो गांधी जी ने एक मार्च निकाला था, दांडी यात्रा और ये सारी चीज़ें। तो हम भी कुछ ऐसा जब भी कुछ करें, तो मैं ये सोचता हूँ और ये सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ रहें। हम अगर इस लड़ाई को जीतनी है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग हमारे साथ रहें। तभी हम इस देश में इस चीज़ों को चेंज करवा पाएंगे, तभी हम इस देश में सरकार तक अपनी बातें रख सकेंगे, जब आप हम लोगों के साथ रहिएगा। और मैं अकेला लड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ अकेला लड़ने से नहीं होगा। अगर इस चेंज को चेंज कराना है, तो आप सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा हमारे। और मैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपनी चीज़ों को या फिर अपनी जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो इंटरनल डिस्प्यूट्स को भी छोड़ के एक इकट्ठे अगर साथ आ गए, अगर शायद हम इस देश में ये चीज़ चेंज करवा पाए, तो फिर हम लोग सभी लोगों की जीत होगी, हम लोग सभी लोगों का नाम होगा, और शायद मेरे भाई को जस्टिस मिल जाएगा। और मेरे कई सारे भाई ऐसे होंगे जो इस सुसाइड करने से बच जाएंगे। ये एटीएम मशीन जो है वो बंद हो जाएगी चलनी। तो एटीएम जो अभी क्लोज हो रहा है, वो क्लोज नहीं, बंद हो जाएगी, सिर्फ चलनी बंद होगी, सिर्फ क्लोज नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुसाइड एक रास्ता नहीं है, लेकिन इस फाइट को, इस लड़ने के लिए हमारे साथ रहना पड़ेगा आपको। और अगर शायद आप लोग हमारे साथ देंगे, तो हम लोग इस चीज़ को या इस मुहिम को आगे करके और इस चीज़ पे कानून जो है वो हम बनवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, आज हमारे को ज्वाइन करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और हम सब आपके साथ हैं, और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस केस में जो है एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन आए, जिससे कोई भी महिला इस तरह से किसी भी पुरुष और उसके परिवार को फंसाने से पहले 100 बार सोचे कि क्या रिपरकशंस उनको भी फेस करने पड़ सकते हैं। एंड आई सल्यूट यू फॉर द फाइट दैट यू आर डूइंग, एंड इट इज़ रिमार्केबल, इट इज़ कमेंडेबल। आपने शायद 1 या 2 दिन भी नहीं लगाए थे अपने आप को इस सब चीज़ों से उभारने में। उभरते तो कभी कोई है नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने मीडिया में जाके, पब्लिक में जाके अतुल की आवाज़ को उसके जाने के बाद भी जो बुलंद किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जितना क्लोज अतुल ने आपने बताया कि अतुल आपके थे, ऐसे भाई को लूज़ करना मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ कर गए हैं अतुल, वो आप इतने बखूबी निभा रहे हैं। ऑल आर ब्लेसिंग्स टू यू, ऑल द स्ट्रेंथ टू यू, एंड आई and my entire team will always be there standing by you in this fight. जाते जाते मैं अतुल के सुसाइड नोट से कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप में वो बहुत कुछ बयान कर जाती हैं। I have taken few months to commit suicide since the dates of instigation. It was to finish off as many responsibilities as I could towards my family, which is under attack, and my responsibilities at my work. I hope this delay will not go against me and will not help harassers and extorters of my family. I've seen that courts are releasing criminals due to lack of details in instigation of suicide cases. I have tried to put as much details as I could. I'm leaving a lot of documents and evidences with my parents and brother. I hope the rest will come up with proper investigations. I'm committing suicide as soon as everything got wrapped up. Believe me, it takes a lot of work and preparation if a man wants to commit suicide, while trying to ensure that he gets some justice and his killers don't get benefited from his death. Sorry for remaining alive extra months since instigation of suicide. I hope my parents are eligible for justice
and seeing murderers of their son getting right punishment. Atul Subhash, 9th December 2024. Thank you so much for watching. इस एपिसोड को ज़रूर शेयर कीजिएगा because all of us are together in this fight for justice. All that we can do is to take voice of Bikas Bhaiya to as many people as possible, and through the voice of this family, wake up our sleeping justice system. Thank you so much. Thanks to all the medias as well who come to us, and जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मीडिया को स्पेसिफिकली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने मेरे भाई की वॉइस को इतना आगे तक रखा, सो दैट कि इस देश में एक बार फिर से लोगों को ये पता चला कि मेन कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, मेन कैसे हरास हो सकते हैं, और एक सिस्टम कैसे उसको हरास कर सकता है. So thanks to all media, all the organizations who come to support us, our families. Thank you all of you. Thank you so much.